हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो टोटल यहाँ पे हम 18 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये 18 क्वेश्चंस कर लेते हैं और अगर आप थ्योरी वीडियोस भी देख लेते हैं तो फिर आपका ये एक टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन क्वेश्चन से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। और सिर्फ यही नहीं कि आप ये क्वेश्चन कर लिए और हो गया काम। पढ़ाई का कोई अंत नहीं होता। आप अपने टॉपिक का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसकी समझ और अच्छी बनाएं, ताकि आप अगर एक दो क्वेश्चन बाहर भी जाता है तो आप उसका भी आंसर कर पाएं इजीली। ठीक है, क्योंकि हर बार पेपर का जो लेवल होता है वो बढ़ता ही जाता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी खुद को प्रिपेयर होना चाहिए। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, टॉपिक है हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इससे पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया हुआ है। मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। हमारी वीडियो से बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिली है, तो आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चंस मैंने यूं ही बनाए हैं। ये वीडियो सच में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि चैनल पे बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड यस, मेरी वीडियो को लाइक करना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, The National Assembly framed a constitution in 1971 to limit the power of option A monarch, option B wealthy man, option C businessman and option D press। तो 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो असेंबली फ्रेम की गई थी उसका क्या उद्देश्य था, उसका क्या इन चार में से किनकी पावर्स को लिमिटेड करना चाहते थे, किनकी पावर्स को कम करना चाहते थे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मोनार्क। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मोनार्क जो होते थे, पहले मोनार्की सिस्टम होता था, उसको वो लोग कम करना चाहते थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच वुमेन्स डिमांडेड द राइट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो फ्रेंच वुमेन्स थी उन्होंने अपने राइट को लेकर डिमांड रखी थी। तो वो कौन सा राइट था? ऑप्शन ए है राइट टू वोट, ऑप्शन बी है राइट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, राइट टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। जो फ्रेंच वुमेन्स थी उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू डिमांड की थी कि हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हमें टू बी इलेक्टेड इन द असेंबली, हम असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, हमें इलेक्ट होने का अधिकार होना चाहिए, और हमारे पास अधिकार होना चाहिए कि हम पॉलिटिकल ऑफिस को भी होल्ड कर सकें। ठीक है, हमें पॉलिटिकल असेंबली में भी मेंस के जैसा ही राइट्स चाहिए। जब मेंस के पास राइट है वोट देने का, तो हमारे पास क्यों नहीं है? तो इन सभी बातों की डिमांड जो है वो फ्रेंच वुमेन्स ने रखी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप, द अमेरिकन एंड, यहाँ पे आपको थर्ड वन पूछा है, जो ट्रायंगुलर स्लेव्स का ट्रेड होता था वो किन 3 कंट्रीज के बीच में होता था? तो सबसे पहले है यूरोप, अमेरिका, और जो तीसरा वाला है वो आपसे यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। तो जो स्लेव्स का ट्रेड होता था वो 3 कंट्रीज के बीच में होता था, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अपॉन बिकमिंग फ्री द स्लेव्स वोर। जब स्लेव्स फ्री हो जाते थे तो वो स्लेव्स जो थे वो कौन से कलर का कैप पहनते थे? ऑप्शन ए ब्लू कैप, ऑप्शन बी रेड कैप, ऑप्शन सी व्हाइट कैप, ऑप्शन डी ग्रीन कैप।
तो वो लोग रेड कैप वियर करते थे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, वो लोग रेड कैप वियर करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वर नॉट कंसिडर्ड पैसिव सिटीजन्स। पैसिव सिटीजन्स किन को कंसिडर नहीं किया जाता था, कौन लोग इस श्रेणी में नहीं आते थे। सबसे पहले है वुमेन्स, ऑप्शन बी चिल्ड्रंस, ऑप्शन डी नो प्रॉपर्टाइज्ड मैन, यानी कि वह व्यक्ति जिसके पास कोई भी संपत्ति नहीं है, ऑप्शन डी वेल्दी पीपल्स। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वेल्दी पीपल्स। जो वेल्दी पीपल्स थे उनको पैसिव सिटीजन्स की श्रेणी में नहीं रखा जाता था, उन्हें नहीं काउंट किया जाता था। ठीक है, तो इसमें आपसे एक चीज इस तरीके से भी पूछ सकता है कि सेम इसी क्वेश्चंस को कि चूज द ऑड वन, कि पैसिव सिटीजन्स में कौन सा नहीं है, ये तो इसी में पूछे सॉरी, या आप में से इनमें से कोई एक होगा और कोई नहीं होगा, तो फाइंड द ऑड वन, या कौन सा है, आपसे ये पूछ सकता है। यहाँ पे तो हमसे नोट करके पूछा है, हो सकता है वहां पे पूछा हो कि इनमें से कौन सा इस कैटेगरी के अंदर आता है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, द थर्ड स्टेट कंप्राइज्ड ए पुअर सर्वेंट्स एंड स्मॉल पीजेंट्स एंड लैंडलेस लेबर्स, ऑप्शन बी पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस, ऑप्शन सी बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आई होप शुरू के जो हमारे 6 क्वेश्चंस थे इनसे आपको जो थ्योरी है इस टॉपिक की थोड़ी बहुत समझ आपका डेवलप हुआ होगा कि एक्चुअल में ये टॉपिक क्या है। उसके बाद सबसे बेस्ट है गाइज, आप एनसीईआरटी से अपने थ्योरी कंप्लीट करें, आप कोई भी बुक परचेज मत करें, किसी भी टीचर को भी फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वो एक ऑथेंटिक टेक्स्ट है, आप ऑथेंटिक चीजें पढ़ेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, आपको ये श्योरिटी रहेगी कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है, ऑथेंटिक है, यहीं से पूछेगा। मैंने ये जो क्वेश्चंस बनाए हैं ये मैंने सभी क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक से बनाए हैं, तो आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज स्टेट जनरल। स्टेट जनरल क्या है? ऑप्शन ए पोस्ट ऑफ आर्मी जनरल, ऑप्शन बी अ पॉलिटिकल बॉडी, ऑप्शन सी हेड ऑफ ऑल लैंडेड प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी एडवाइजर ऑफ द किंग। तो यहाँ पे जो स्टेट जनरल होता है वो एक पॉलिटिकल बॉडी होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि स्टेट जनरल इज अ पॉलिटिकल बॉडी। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, द टर्म ओल्ड रिजिम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब, ऑप्शन ए फ्रांस बिफोर 1000 BC, ऑप्शन सी सोसाइटी ऑफ फ्रांस आफ्टर 1789 AD, ऑप्शन सी सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 AD। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे बात किया था सेम वही उसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की यहाँ पे बात हो रही है कि अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1971 द नेशनल असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड डायरेक्टेड, अपॉइंटेड बाय द किंग, इलेक्टेड इनडायरेक्टली और अ हेरिडिटी बॉडी। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जिस असेंबली का गठन हुआ था वो किस तरीके से चुनी गई थी, ठीक है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि इलेक्टेड इनडायरेक्टली, उसका गठन इनडायरेक्टली हुआ था, कोई भी डायरेक्टली उसका चयन नहीं हुआ था, ना ही उसका जो चयन है वो राजा के द्वारा हुआ था, ना ही वो एक हेरिडिटी बॉडी थी, उसका जो चयन था इलेक्टेड उसका चयन था वो इनडायरेक्टली हुआ था, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन, तो आप सभी को पता है जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे इसका स्टार्टिंग करेंगे तो आप फर्स्ट लाइन में ही पढ़ेंगे कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन फ्रांस इन 1789,
ठीक, तो आपको ना कई बार क्या होता है, यहाँ पे तो फिर भी मैंने ऑप्शंस कुछ ऐसे रखे हैं कि आप इसमें अंदाजा या तुक्का भी लगा सकते हैं, बट क्वेश्चन पेपर में कई बार क्या होता है जैसे 89, 88, 87, 86 ऐसे दे देगा, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपके पास इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप बार बार रिवाइज करें या फिर बार बार आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस का, तो वो थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजिंग मिस्टेक हो जाता है। एग्जामिनर आपका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ फ्रांस सोसाइटी पेड ऑल द टैक्सेस। तो वहां पे ना कुछ रूल होता था कि जो सोसाइटी थी वहां की, वो डिफरेंट लेवल्स में बांटी हुई थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, है ना, इसी तरीके से वहां पे भी अलग अलग लेवल पे सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, जहां पे किसी ना किसी तरीके का भेदभाव उनके साथ हो रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा लेवल था सोसाइटी का जो सभी टैक्सेस भरता था। ऑप्शन ए है आपका फर्स्ट स्टेट, ऑप्शन बी सेकंड स्टेट, ऑप्शन सी थर्ड स्टेट एंड ऑप्शन डी ऑल ए बी सी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे थर्ड स्टेट। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर देख सकते हैं। किस तरीके से? जैसे कि हमारे इंडिया में जो वर्ण व्यवस्था होती थी उसमें सबसे निचली जो जाति होती थी उसके साथ ज्यादातर सभी तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, जैसे कि छुआछूत, भेदभाव, है ना, उनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था एंड ऑल। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो सबसे लो एकदम जो सबसे निम्न कैटेगरी के जो सोसाइटी थी वो थर्ड स्टेट सोसाइटी थी, जिनपे सबसे ज्यादा टैक्स डाला जाता था और वो सोसाइटी पे भी करती थी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है, द टैक्स डेट वर चार्ज बाय द चर्च फ्रॉम द पीजेंट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए ही यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, तिथीज। तो जो चर्च के द्वारा जो कर लिया जाता था पीजेंट से, उसको क्या बोलते थे? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच पीरियड इज रेफर्ड टू एज द रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर के नाम से किस समय काल को जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1793 टू 1794 का जो टाइम पीरियड था उसको हम रीन ऑफ टेरर के नाम से जानते हैं। देन बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज डायरेक्टरी। तो ऑप्शन ए आपका है, इट वाज एग्जीक्यूटिव made up from third state of France society. Option B, it was executive made up from the members of French parliament. And option C is our correct answer. It was executive made up of 5 members. तो डायरेक्टरी जो होती है वो एक एग्जीक्यूटिव होती है एक तरीके की, जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, इट वॉज एन इलेक्टेड बॉडी बाय द फ्रेंच सिटीजन। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक तरीके से आप पूछ सकते हैं कि ये चूज द करेक्ट वन की तरह था ये क्वेश्चन, कि आपके सामने डायरेक्टरी से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा है कि इन 4 में से कौन सी करेक्ट है, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्टरी से संबंधित कौन सा कथ्य है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टरी जो है वो 5 मेंबर्स की होती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस का पीडीएफ जो रहेगा वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी, और तैयारी आप अच्छे से अपनी करती रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी इस तरीके की वीडियोस आती रहेंगी और चैनल पे ऑलरेडी आते रही हैं। एडमिशन से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक होकर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप मुझसे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों तक क्वेश्चंस पहुंच पाए, सभी अच्छे से तैयारी कर पाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।